वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज जो हम फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो है अ क्लोजर लुक एट स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एंड द एआई फैक्टर। तो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बात करी गई है कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा एआई में काम हो रहा है, डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में, तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बेसिकली कितना ज़्यादा काम हो रहा है। पर अभी जो काम हो रहा है वो सेक्टर वाइज हो रहा है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड एआई मॉडल बन रहा है, तो उस चीज़ पे काम हो रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंस है, कोई कॉमन सेंस या फिर जो मतलब ह्यूमन के जो जर्नल टास्क हैं उसमें आउट परफॉर्म कर सके, ऐसा एआई अभी तक नहीं बना है। पर स्पेकुलेशन है कि आने वाले टाइम में ऐसा आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस करके ऐसा कंसेप्ट आ सकता है जो कि ह्यूमंस को उनके जर्नल टास्क जो ह्यूमंस के जर्नल टास्क है वो उनसे बेटर करे। अभी पता नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, पर लेकिन इस चीज़ के बारे में राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस बताए जा रहे हैं कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। स्टेट्स को अपने आप ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये चीज़ आती है तो काफ़ी हाई प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन करी गई है। जैसे एक सीईओ ऑफ गूगल जो थे हमारे एरिक स्मिथ, डैन हेंड्रिक्स एंड अलेक्जेंडर वैंग जो स्केलिया के सीईओ हैं, उन्होंने मिलकर एक आर्टिकल मतलब एक रिसर्च पेपर में कंट्रीब्यूशन किया है और उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो मतलब एक डिबेट का टॉपिक बन गई हुई हैं। तो क्या चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं अब उनमें, वो ये चीज़ें हैं कि अगर मतलब कि उनका कहना ये है कि अभी जैसे अगर आएगा तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी का थ्रेट और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा सबको। फिर उनकी जो अमेरिका की एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है रैंड करके, उन्होंने कहा है कि जो एआई नॉन प्रोलिफरेशन है का कंसेप्ट है वो भी हाईलाइट होगा, जो कि डेंजरस टेक्नोलॉजीज़ को मतलब एआई नॉन प्रोलिफरेशन मतलब कि जो डेंजरस टेक्निक्स हैं वो गलत हाथों में ना जाएं। इस चीज़ को हम एआई नॉन प्रोलिफरेशन कह रहे हैं। फिर इसमें हमें ये देख रहे हैं कि हम कैसे कि मतलब इन्होंने कुछ सजेशंस भी दी हैं इसके लिए, पर वो सजेशंस भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बताई जा रही हैं। फिर इन्होंने जैसे एआई को न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कंपेयर किया, कभी बायोटेक्नोलॉजी बायो वेपन्स के साथ कंपेयर किया, तो ऐसी सब बातें हैं। फिर कुछ एक बातें करी जैसे मीम का कंसेप्ट इसमें डाला कि म्यूचुअल एश्योर्ड एआई माल फंक्शन, जैसे न्यूक्लियर में क्या होता है, अगर एक कंट्री दूसरी पे करती है तो दूसरी कंट्री भी रिवर्स में करती है तो दोनों कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसमें आ रहा है कि मेम एज अ डेटरेंट स्ट्रैटेजी लाइक मैट की म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इन न्यूक्लियर पॉलिसी। पर अब ये जो क्वेश्चनेबल एजम्पशंस हैं उनकी प्रपोजल में, उनमें फ्लॉड कंपैरिजंस क्या हैं। सबसे पहले तो मेम इज़ नॉट इक्वल टू मैट, तो जो म्यूचुअल एश्योर्ड एआई माल फंक्शन है और म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियर जो आर्म्ड कंट्री है वो दूसरी पे अटैक करती है, दूसरी काउंटर अटैक करती है, तो दोनों डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। पर लेकिन इस केस में ये सिर्फ ये है कि अगर हम मतलब यहाँ पे श्योर श्योर डिस्ट्रक्शन है, यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल है कि हम अगर किसी का डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि जो एआई माल फंक्शन है एक तो वो अनप्रिडिक्टेबल है और एआई नॉन फिजिकल है, तो हम नहीं बता सकते। अब जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो फिजिकल है, जैसे अब मिसाइल्स हैं, लैब्स हैं, उनको तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर जो एआई के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है, एक तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, अलग अलग जगह पर हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कितने ही लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे ग्लोबली, तो हम पता ही नहीं लगा सकते हैं चीज़ों को, मतलब डिस्ट्रॉय करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्लाउड बेस्ड चीज़ें होंगी उसमें, तो अगर कोई सोच भी ले डिस्ट्रॉय करने का तो हो सकता है कि डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में उल्टा ही एस्केलेटेड मतलब एस्केलेटेड इन द सेंस कि बढ़ के और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उनको ही हो जाए। अनरियलिस्टिक कंट्रोल्स ऑन एआई चिप डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब ये सोच रहे हैं कि हम एआई चिप डिस्ट्रीब्यूशन को रोक लेंगे, जैसे कि यूरेनियम के उस पर रेगुलेशन लगा लेते हैं तो एआई चिप्स पे रेगुलेशन लगा ली जाए। पर ये कैसे फिजिबल है, क्योंकि जो एआई मॉडल्स हैं एक बार वो ट्रेन हो गए तो फिर उनको किसी फिजिकल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फिजिकल सप्लाई चेन से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
फिर कुछ एक एग्जाम्पशंस जैसे हमने लिया कि एआई पावर्ड वेपन्स को उन्होंने बायो वेपन्स की तरह या साइबर अटैक्स की तरह फैलाया कि हम क्या मतलब एआई जो है वो मास डिस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको, पर क्या ऐसे मानना वो जस्टिफाइड है, तो उस पर बात करी गई है। तो ये अभी तक अनक्लियर है कि क्या ये ऐसे हो भी सकता है या नहीं। तो अब ये जो पेपर में मान के चल रहे हैं कि एआई डेवलपमेंट, और पेपर में जो इन्होंने माना है वो भी इन्होंने ऐसा एजम्पशन लिया है कि सिर्फ स्टेट्स यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट्स ही एआई पावर्ड चीज़ों में रिसर्च करेंगी और इनमें आगे बढ़ेंगी, एआई डेवलपमेंट करेंगी। पर लेकिन आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, उल्टा ही प्राइवेट कंपनीज लीड कर रही हैं एआई की प्रोग्रेस में, और बाद में स्टेट या मिलिट्री अपने काम के लिए उसको यूज़ कर रही है। तो आज की जो एआई पॉलिसी है उसे अब ये सब तो हो गया, पर अब हमें सोचना पड़ेगा कि उसके लिए पॉलिसीज क्या हो। और एक ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, तो नीड फॉर बेटर फ्रेमवर्क्स। तो अब इसकी मतलब हम कर क्या सकते हैं, हमें हिस्टोरिकल सोच को छोड़ के हमें कुछ बेटर मॉडर्न ज़माने का या फिर मतलब बेटर सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं पॉलिसीज़, मतलब कैसे बनाई जा सकते हैं। तो सजेशन है कि हम जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क बनाएं जो कि ट्रैक करेगा कि कितना ट्रांसफॉर्मेटिव टेक स्प्रेड है अक्रॉस सेक्टर्स। तो इसमें अब क्या होता है कि कुछ एक सेक्टर्स में कुछ एक टेक्नोलॉजीज डिफ्यूज़ होती हैं और एक सेक्टर एक स्टेट के पावर का हिस्सा बन जाती हैं। पर जो फ़िलहाल अब हम देखते हैं कि एआई का अब ये जीपीटी वाला अब या जो इनका है वो भी इतना सही नहीं बैठ रहा। क्यों? क्योंकि जो एलएलएम्स है वो अभी भी लिमिटेड हैं और वाइडली अडॉप्टेड नहीं है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट की तरह। तो हमें क्या ज़रूरत है? कॉल फॉर मोर रिसर्च। हमें ज़्यादा लोग चाहिए जो आके इसके बारे में स्टडी करें, जो सुपर इंटेलिजेंट एआई बना पाएँ फ्यूचर में और उसे हैंडल कर भी पाएँ, और स्टेट्स ही बनाएं और स्टेट के पास ही ये चीज़ें सिक्योर भी रख पाएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि स्ट्रॉन्गर स्कॉलरशिप, बेटर फ्रेमवर्क्स, पॉलिसी गाइड मेकिंग के लिए अराउंड एआई। और अभी जो फ्यूचर है चलो वो अनसर्टेन है, कब आएगा कैसे आएगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट दिस इज़ हाउ दिस रिसर्च पेपर ओपन्स अप द आईज। आर इंडियन नेक्स्ट आर्टिकल है, आर इंडियन स्टार्टअप्स नॉट स्केलिंग अप ऑन इनोवेशन। तो अब ये वाला आर्टिकल में क्या है कि जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि दिल्ली में हुआ स्टार्टअप महाकुंभ, तो उसमें क्या है कि यूनियन कमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं हमारे पीयूष गोयल जी, उन्होंने क्या किया है वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स जो है ना जी, वो ज़्यादातर बस ग्रोसरी डिलीवरी जैसी चीज़ों तक लिमिटेड रह गए हैं, वो इनोवेशन में कोई स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं। तो उनके इस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस डिबेट्स सब चली हैं। तो कुछ ऑथर्स मतलब कुछ लोगों ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं, इसमें हमने नाम नहीं लिखे हैं उनके, बट सीधा व्यूज़ ही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वही हमारे काम का है इस वक्त। रोल ऑफ द इकोसिस्टम, तो अब देखा ये जाता है कि अब इनोवेशन या फिर कन्वीनियंस, तो अब इकोसिस्टम का भी फ़र्क पड़ता है कि अब जिस टाइम पे अब जैसे कुछ फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप है उन्होंने स्टार्टिंग में ग्रोथ करनी क्योंकि वो बहुत पहले गए हैं, तो तब के टाइम पे तो इनोवेशन का मतलब ऑनलाइन डिलीवरी ही था। अब जो नए ज़माने के वीसी हैं उनको डीप टेक, एआई, ब्लॉकचेन और ईवीज जैसे सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं। तो अब जो स्टार्टअप्स हैं वो अपना बेस्ट इनोवेट करते हैं उस समय के हिसाब से, जैसे जैसे उन्हें इकोसिस्टम सपोर्ट करता है। अब जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं पर लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज फंडिंग चाहिए और वो काफ़ी ज़्यादा हाई इनिशियल रिस्क पे हैं और लो इमीडिएट रिवेन्यू रिवेन्यू भी एकदम इतना ज़्यादा नहीं होता। और फिर डीप टेक स्टार्टअप्स में इसीलिए क्या प्रॉब्लम आती है कि इनका पोटेंशियल अच्छा है पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, और स्टार्टिंग में अगर कैपिटल इतना चाहिए तो वो एकदम इतना ज़्यादा तो गवर्नमेंट भी नहीं फंड कर पाती है। तो सीड फंडिंग जो है वो 50 लाख तक तो गवर्नमेंट से मिल जाती है, पर लेकिन वो इनफ नहीं रहती है। काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल फॉलो अप फंडिंग की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। अब क्या कहते हैं कि हाउ वेंचर कैपिटलिस्ट व्यू इनोवेशन। तो अब वेंचर कैपिटलिस्ट इनोवेशन को कैसे देखेंगे? इनोवेशन तो उनके लिए वही है ना कि यूज़र को बेनिफिट हो रहा है, यूनिकनेस है, मार्केट पोटेंशियल है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जैसे कि पेटेंट्स वगैरह या कुछ।
तो अगर यूज़र को फ़ायदा हो रहा है, अगर कोई खरीदने वाला है उस चीज़ को, तभी वो चीज़ बनेगी, तभी वो इनोवेशन आएगी, तभी उसका कोई फ़ायदा है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव अब जो है हमारे पास इंडिया में प्रेजेंटली अभी 1.7 लाख स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से जिनको 20 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ जो है वो ने काफ़ी स्टार्टअप फ्रेंडली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी किया है। और जो कैपिटल है वो इक्विटी एंड डेट दोनों में दी जा रही है, बैंक्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर आजकल मतलब हर एक इंसान सोच रहा है कि उसको खुद का कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना है, या मतलब उनको कुछ ना कुछ इस फील्ड में करना चाहते हैं वो। तो ये एक पॉजिटिव साइड है, सारे जन इस तरफ जा रहे हैं। बट हम क्या प्रॉब्लम देख, माइंडसेट पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ है कंपैरिजन विद ग्लोबल मॉडल्स पर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाइना ने इतना ज़्यादा एक्टिवली सपोर्ट किया अपने स्टार्टअप्स को, और टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर इतना कैपिटल लगाया, पर इंडिया में ऐसा कैपिटल अभी लिमिटेड है, इसीलिए स्टार्टअप्स अभी इतना ज़्यादा अच्छा इनोवेटिव हाई रिस्क काम नहीं कर पा रहे हैं। कैपिटल एंड मार्केट फैक्टर्स, तब इसमें क्या है कि जितने ज़्यादा होम ग्रोन वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं उनकी ज़रूरत है। प्रॉमिसिंग मार्केट नेचुरली ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करेगी। स्केलिंग लिमिटेशंस, अब लिमिटेशंस क्या आती हैं कि फंडिंग में और विद मतलब जो ज़्यादा स्मॉल अमाउंट, मतलब काफ़ी स्टार्टअप्स को स्मॉल अमाउंट्स मिल पाते हैं, सिर्फ फ्यू को ही लार्ज सम मिल पाता है। जो रिस्क कैपिटल था वो ज़्यादातर यूएस की तरफ से आता है, तो इंडिया को ज़्यादा डोमेस्टिक कैपिटल और लार्ज फंडिंग राउंड्स की ज़रूरत है। फिर सब कुछ हो जाए तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज तो चलो आना नॉर्मल है इंडिया में। पॉलिसी इंटेंशंस अच्छी हैं पर लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्लो रहता है, जिसके कारण स्टार्टअप स्मूथली नहीं अच्छा कर पा रहे हैं। इंक्लूसिविटी ऑफ ग्रोथ, तो हमें जो फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन टेक दिखी आईटी सर्विसेज की, उसके काफ़ी बेनिफिट्स हुए क्योंकि उसका बहुत लेबर इंटेंसिव नेचर था। प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप जैसे कि फ्रेशवर्क्स वो इंडिया की शिफ्ट शो करता है फाउंडेशनल इनोवेशन की तरफ। डाइवर्सिटी इन स्टार्टअप्स, तो अर्लियर जो स्टार्टअप्स थे वो सिर्फ एआई में थे, अब मल्टीपल सेक्टर्स में जैसे कि हार्डवेयर, मोबिलिटी, एआई एंड फिनटेक। बिकमिंग सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, तो हमें कंटिन्यूस इनोवेशन पे, हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एज पे फोकस करना होगा। रॉबस्ट इकोसिस्टम की ज़रूरत है ताकि सक्सेसफुल फाउंडर्स हमें मिलें जो कि न्यू वेंचर्स को बनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।